हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम जो हमारे कुछ बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं फ्यूल के वो देख रहे हैं। सो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इसे पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फ्यूल। मतलब कहने का ये है कि फ्यूल का मानना ये था कि हर एक बिजनेस के अंदर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना देते हुए पूरे ऑल ओवर बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन फॉर वर्किंग इन द कंपनी हैज गॉट इट्स ओन इंटरेस्ट। हर एक व्यक्ति का अपना कुछ अलग इंटरेस्ट होता है और कंपनी का अपना कुछ अलग इंटरेस्ट होता है। तो क्या करना चाहिए, हमेशा कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है जिससे सबको फायदा हो उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। कहते हैं अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी इज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बाइंग ऑफिस फर्नीचर। हिज रिलेटिव हैपन्स टू बी फर्नीचर डीलर। द मैनेजर परचेज द फर्नीचर फ्रॉम हिज रिलेटिव फर्म एट अ प्राइस हायर देन द डीलर। दिस वुड बेनिफिट द मैनेजर पर्सनली बट विल बी अ लॉस फॉर द कंपनी। एग्जाम्पल है कि एक मैनेजर है, उसे कंपनी में ऑफिस का फर्नीचर खरीदने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसने क्या किया, वो फर्नीचर किसी बाहर डीलर से ना खरीदते हुए जो उसका रिश्तेदार है, एक रिलेटिव है, उससे खरीदा, वो भी ज़्यादा प्राइस पे। सपोज करो वो फर्नीचर बाहर हमें मिल रहा था 1 लाख रुपीज़ का और उसने वही फर्नीचर अपने रिश्तेदार से 1,50,000 का 50,000 एक्स्ट्रा पे करके अपने रिश्तेदार से खरीद लिया। तो उससे उसे पर्सनल बेनिफिट तो मिला मैनेजर को, लेकिन उससे कंपनी को 50,000 का लॉस हो रहा है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा काम करना चाहिए जिससे कंपनी को फायदा हो, ना कि एक इंडिविजुअल को फायदा हो। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल फ्रेम कर देता हूँ। ये बुक का एग्जांपल नहीं है, ये मैंने अदर बुक से यूज़ किया हुआ एग्जांपल, अदर बुक का ये। तो एग्जांपल ये है कि एक मिस्टर कपूर है, इसकी केस स्टडी भी आपको मिल जाएगी। एक मिस्टर कपूर है, नाम भी सेम यूज़ कर रहा हूँ। एक मिस्टर कपूर हैं जिन्होंने कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना है दिल्ली में। तो उन्होंने कंपनी के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई किया है कि मुझे छुट्टी में जाना है। कंपनी छुट्टी अप्रूव कर दी है। अब जिस दिन मीटिंग होनी थी उससे 2 दिन पहले मिस्टर कपूर के पास कंपनी का फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि सर आप एक काम करो, अपनी छुट्टी को कैंसिल कर दो, क्योंकि जिस दिन आपको छुट्टी पे जाना है उस दिन कंपनी की बहुत बड़ी मीटिंग है और उस मीटिंग के रिगार्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़्यादा पता है, तो मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। तो कंपनी ने मिस्टर कपूर से रिक्वेस्ट करी। अब अगर मिस्टर कपूर यहाँ पे अपने फैमिली फंक्शन अटेंड करता है तो उसे पर्सनल फायदा हो कि वो फैमिली फंक्शन अटेंड कर पाए, उससे कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ते फैमिली फंक्शन ना अटेंड करे और वो कंपनी की मीटिंग अटेंड कर ले तो उससे भी फायदा होगा, क्योंकि जब कंपनी ग्रो करेगी तो उसे भी फायदा होगा, उसका भी प्रमोशन होगा, उसकी भी सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कहते हैं कभी भी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान में ना रखते हुए एक जनरल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल इतना सा कहता है और कुछ नहीं कहता है। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारे पास रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन का मतलब है एक एम्प्लॉय को तनख्वाह देनी चाहिए, पैसे देने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर काम करता है, कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है तो किस लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तो अब उसकी रेम्युनरेशन पे करनी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी रेम्युनरेशन कितनी होनी चाहिए। भाई एक फैक्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर हजारों तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं, सबकी सैलरी सेम नहीं होती, किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख, किसी की 5,000 भी है। तो वो रेम्युनरेशन कैसे डिसाइड की जाए, डिपेंड करता है। पढ़ते हैं, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनसेशन होना चाहिए, जो पे होनी चाहिए वो दोनों के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होनी चाहिए। मतलब दोनों का उसे वो पे करते हुए प्रॉब्लम ना आए, उसे लेते हुए प्रॉब्लम ना, उसे देते हुए भी कोई प्रॉब्लम ना आए। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड बी गिवन देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब उसकी तनख्वाह इतनी तो हो जिससे वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके, मतलब रोटी कपड़ा और मकान उससे वो हासिल कर सके। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और वो इतनी भी हो कि कंपनी को पे करते हुए प्रॉब्लम ना आए, मतलब पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो। इन अदर वर्ड्स रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। मतलब वो रेम्युनरेशन जस्ट और इक्विटेबल हो, मतलब न्यायपूर्ण और न्याय संगत। ठीक, मतलब जैसे कहता हूँ कि सपोज करो 2 पर्सन है, ए और बी, सेम काम करते हैं, एक की सैलरी 5,000 है, एक की 10,000 है, तो वो इक्विटेबल नहीं है। जितना काम ए कर रहा है अगर उतना ही काम बी कर रहा है तो सैलरी बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो उस बारे में बात करता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय की रेम्युनरेशन जस्ट और फेयर हो। इट विल बी एंश्योर कॉग्निजेंट एटमोसफेयर, गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी ठीक दोगे,
मतलब अच्छी सैलरी दोगे तो उससे अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहेगा, वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। कॉन्सिक्वेंटली द वर्किंग ऑफ द कंपनी वुड बी स्मूथ, उससे क्या होगा, कंपनी की वर्किंग भी अच्छी बनी रहेगी। ठीक, नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, sorry, the concentration of decision making authority is called centralization, whereas it disperse among more than one person is known as decentralization। मतलब अगर सारी डिसीजन मेकिंग पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में है तो वो तो है सेंट्रलाइजेशन, और अगर वो अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दे उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसे मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे इंडिया के अंदर दो सरकारें हैं, एक तो स्टेट और एक सेंटर। सेंटर के अंदर मोदी सरकार है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जहाँ पे सेंटर की ही जरूरत पड़ती है तो वो तो डिसीजन लेते हैं सेंटर, लेकिन सेंटर ने अपनी पावर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा है स्टेट वाइज। उन्होंने क्या कर रखा है, हर एक स्टेट में एक सीएम बिठा रखा है, तो सीएम को कुछ पावर दे रखी है, उस राज्य से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो सीएम ले लेता है, लेकिन अगर पूरे देश के रिगार्ड में बात करी जाए, पूरे भारत के रिगार्ड में बात करी जाए तो उस डिसीजन को एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक, जैसे इस वक्त कोरोना वायरस के रिगार्ड में हम बात कर लेते हैं, इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, तो वो डिसीजन किसने लिया होगा, वो किसी स्टेट ने थोड़ी लिया, वो तो पूरी सेंटर ने लिया है कि मोदी सरकार ने कि पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन हो जाना चाहिए, वो एक सेंटर डिसीजन है। ना तो सेंट्रलाइजेशन बेटर है ना डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक बिजनेस के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होती है, डिपेंड करता है कि सेंट्रलाइजेशन किस लेवल तक चाहिए होती है और डिसेंट्रलाइजेशन किस लेवल तक चाहिए होती है। पढ़ते हैं इसे आगे। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस इन विच द कंपनी इज वर्किंग। डिपेंड करता है एक बिजनेस के अंदर किस लेवल तक सेंट्रलाइजेशन हो सकती है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा छोटी के रिगार्ड में। जैसे मैं बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है। जो मुकेश अंबानी उनके कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने अपनी पावर को अलग अलग अपने मैनेजर्स के रिगार्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि इस एरिया की पावर आपके पास है, इस एरिया की पावर आपके पास है। जहाँ भी एक बड़ा डिसीजन लेने की बात आती है तो वो लेते हैं, लेकिन जहाँ भी एक छोटे डिसीजन की बात आती है जो हमें लगता है कि उस एरिया में वो देख सकता है व्यक्ति, तो वहाँ पर उन्होंने उस पावर को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बात करी जाए कि एक गांव के अंदर जो व्यक्ति, जैसे आप सुनते हो कि गांव के अंदर प्रधान होता है, तो वो प्रधान क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो गांव का प्रधान गांव में रहता है, तो वो उस गांव की समस्या को ज़्यादा बेटर समझ सकता है ना कि उस व्यक्ति से जो उस गांव से में नहीं रहता, जो कोई बाहर रहता है। सपोज करो एक गांव है, अब उसका प्रधान वहाँ पे ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है, वो जो वहाँ की समस्या ज़्यादा समझ सकता है कि बिजली पानी सीवर की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, ना कि कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है जैसे कोई सीएम ही है स्टेट का, तो वो उस गांव में इतना ज़्यादा नहीं देख सकता क्योंकि वो उस गांव में रहता थोड़ी है, वो तो पूरे स्टेट को देख रहा है। लेकिन उस गांव में एक प्रधान इसलिए बनाया जाता है जिससे उस गांव की समस्याओं के बारे में वो अच्छा डिसीजन ले सके। इसलिए गांव में क्या किया जाता है, एक प्रधान को कुछ पैसे दिए जाते हैं जिससे वो गाँव की तरक्की के लिए कुछ वर्क कर सके। एग्जाम्पल है, पंचायत इन आवर कंट्री हैव गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। मतलब उस प्रधान ही डिसाइड करता है कि गांव में क्या पैसा कहाँ लगना चाहिए, किस उस पैसे को सीवर में लगना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए लगना चाहिए या और किसी सड़कों के लिए लगना चाहिए, तो वो डिसाइड एक वो प्रधान करता है, ना कि उसके ऊपर जो बैठा हुआ अधिकारी है वो, क्योंकि उसे उस समस्या के बारे में ज़्यादा पता है। वहाँ पे पावर को हम डिसेंट्रलाइज करते हैं। दिस इज डिसेंट्रलाइज एट द नेशनल लेवल, इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन नेशनल लेवल में। नेक्स्ट, स्केलर चेन। स्केलर चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो स्केलर चेन समझते हैं। ये है, स्केलर चेन को हम कहते हैं एक फॉर्मल लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे बिजनेस के अंदर एक फॉर्मल में बात होती है तो हमें स्केलर चेन को फॉलो करना चाहिए। सपोज करो दो लाइन है, एक ए है, एक बॉस है, उसके नीचे बी सी डी ई एफ काम कर रहे हैं और ए के अंडर ही एल एम एन और पी काम कर रहे हैं। सपोज करो जो बी सी डी ई एफ वाली लाइन है वो तो है आपकी सेलिंग डिपार्टमेंट जो सामान को बेचता है, एल एम एन और पी सपोज करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक, तो अब जो मिस्टर ई है जो आपको दिख रहा है डी के नीचे ई, अब मिस्टर ई को मिस्टर ओ से, सपोज करो जो मिस्टर ई है सेलिंग डिपार्टमेंट का, उस ई को ओ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उस व्यक्ति से कुछ बात करनी है। तो अब क्या करेगा मिस्टर ई, उस रिगार्ड में जो भी उसे बात करनी है ओ से, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट अपने जो उसके ऊपर सीनियर है डी को समझाएगा। ये नहीं कि उसे डायरेक्ट बात कर लेगा कि सर उसे डायरेक्ट फोन मिला है उसे डायरेक्ट बात कर लेगा, वो क्या करेगा अपनी रिपोर्ट बनाएगा ई
और उस रिपोर्ट को डी को समझाएगा कि सर मुझे ओ से उस रिगार्ड में बात करनी है। अब डी उस रिपोर्ट को समझेगा, उस बात को समझ के सी को बताएगा, सी उस बात को समझ के बी को बताएगा और बी उस बात को समझ के ए को बताएगा। फिर ए क्या करेगा, ए एल से बात करेगा, एल एम से बात करेगा और एम एन और एन ओ को बताएगा। तब जाके कम्युनिकेशन पूरा हो पाएगा कि ई ओ से क्या बात करना चाहता था, क्योंकि ई के ऊपर व्यक्ति हैं जो उसके बॉस हैं, वो डी है, सी है, बी है। ऐसे ही ओ के ऊपर जो बॉस बैठा है वो एन है, एम है, एल है और इन दोनों लाइन का जो हेड है वो ए है। तो इन सारे बॉसेस को पता होना चाहिए कि ई और ओ किस रिगार्ड में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसे हम कहते हैं स्केलर चेन। कभी भी ई डायरेक्टली ओ से बात नहीं कर सकता, हमेशा वो एक फॉर्मल लेन ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। ई से डी जाएगी, डी से सी जाएगी, सी से बी जाएगी, बी से ए जाएगी और फिर एल एम एन और ओ जाएगी। और बीच में अगर आपको दिख रहा हो, ये है इसे हम बोलते हैं गैंग प्लान। आपने कहा सर ऐसे तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पहले ई ओ डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, ऐसे तो सर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इन्फॉर्मेशन को पहले वहाँ से फिर रिस्पॉन्स भी इस हिसाब से आएगा, तो सर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, समय खराब होगा। लेकिन ये फॉर्मल लेन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल चेन फॉलो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता फॉर्मली। ठीक, अब आपने सर इन्फॉर्मेशन, तो सपोज करो सर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत जल्दी ट्रैवल करनी चाहिए। सपोज करो ई को कुछ ओ को बताना है कि सर आप ई अपनी एक काम करो, अपने जो प्रोडक्शन है वो रोक दो। अब पहले ई डी को बताए, डी सी को बताए, तब तक तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बन जाएगी और वो सिचुएशन इमरजेंसी की है। तो ई को ओ को तुरंत बताना है कि सर जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो तुरंत रोक दो, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है सपोज करो उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। तो अब क्या करेगा, ई डायरेक्टली ओ से कॉन्टेक्ट कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में ही। मैं फिर बोल रहा हूँ, ई ओ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में ही। और जो वो ई ओ से कांटेक्ट करेगा डायरेक्टली, उस हम कांटेक्ट को बोलते हैं गैंग प्लैंक, GANGPLANK। प्लैंक है वो, प्लान नहीं है, प्लैंक, गैंग प्लैंक। तो क्या करेगा, इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में ही ई ओ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ठीक, अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो फिर तो वो एक फॉर्मल लेन ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया वो वैसे ही चलता है। अब डिसाइड कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी है, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन भाई हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी हो। जैसे आपके ही स्टूडेंट से रिलेटेड बात बता देता हूँ। सपोज करो कोई स्कूल में बताया गया एक बच्चा एब्सेंट था, टीचर ने उस बच्चों को कहा कि सर कल टेस्ट है। तो अब वो इन्फॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो बच्चा एब्सेंट स्कूल में है अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन वो आज नहीं पहुंचाई गई तो कल जब वो स्कूल आएंगे तो उन्हें कल ही पता लगेगा, तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो वो सिचुएशन है इमरजेंसी है, तो वो वहाँ पे डायरेक्टली बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे सिचुएशन लग रहा है कि वहाँ पे टाइम है, तो वहाँ पे नॉर्मली बात होती है। डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन की जब जरूरत कब पड़ सकती है। तो पढ़ लेते हैं इसके रिगार्ड में क्या लिखा हुआ है। An organization consists of superior and subordinate. The formal line of authority from higher to lower are known as scalar chain। इतना ही लिखा हुआ है, जो ऊपर की लाइन लिखी हुई है, दो स्केलर चेन की डेफिनेशन इतनी है और कोई डेफिनेशन नहीं है। बाकी तो जो लिखा हुआ है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया। एग्जाम में अगर स्केलर चेन को पूछा जाए 1 नंबर में तो आप ऊपर की 2 लाइन लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आया था तो हाँ, आप उस बात को जो मैंने बताया उस बात को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर सिचुएशन वेयर देयर इज वन हेड ए, जो एग्जाम्पल है एज इट इज लिखा हुआ है, हु हैज 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी अंडर हिम। बुक में भी एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, जो मैंने वर्ड यूज किए हैं BCDE और LMNO, ये NCERT से हमने कॉपी किया हुआ है। इफ E हैज टू कम्युनिकेट विद O who is at the same level of authority, then he or she has to traverse the route ED, DC, CB, A से L, L से M, M से N और N से O. This is due to the principle of scalar chain being followed in this situation. According to Fayol, this chain should not be violated in the normal course of formal communication। मतलब ये लाइन जो बताया है ये कभी नहीं टूटेगी अगर हम फॉर्मल लेन ऑफ कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशन में बात हो रही है तो ये कभी टूटेगी। However, इफ देर इज एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, देन ई कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू ओ। तो ई डायरेक्टली ओ को जो कॉन्टेक्ट कर सकता है थ्रू गैंग प्लान एज शो इन द डायग्राम। जो डायग्राम मैंने आपको शो किया है, दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रैवल रूट एंड हैज बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिले। ये इसलिए प्रोवाइड किया है जिससे कम्युनिकेशन डिले ना हो सके। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you students, thanks for watching my video.